Hello everyone, once again welcome to our digital library. I am खुशी साहू एंड आज हम एक मॉडर्न के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है बेसिक पैथोलॉजी का शॉक। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एंड इजीली कवर करेंगे। इसमें हम डेफिनेशन, उसके फेजेस, टाइप्स, मॉनिटरिंग और जनरल ट्रीटमेंट को देखेंगे। इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि चैनल में सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस अवेलेबल है। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। फर्स्ट डेफिनेशन, तो सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं शॉक इज अ फिजियोलॉजिक स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टमिक रिडक्शन इन टिश्यू परफ्यूजन रिजल्टिंग इन डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी। यानी सिंपली इसको समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि शॉक सर्कुलेटरी फेलियर की ऐसी स्टेट है जिसमें टिश्यू परफ्यूजन में डिफेक्ट आ जाता है या फिर इंपेयरमेंट आ जाती है। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड टिश्यू तक जाना चाहिए वो नहीं जा पाता किसी वजह से, जिसके कारण सेलुलर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है सेल्स में, तो जो आगे चल के जो कंडीशन शॉक में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसकी जनरल फिजियोलॉजी भी इसी तरीके से बनेगी कि स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर, देन इट लीड्स टू impairment in tissue perfusion, then it leads to cellular hypoxia and lastly shock। तो ये थी सिंपल सी डेफिनेशन शॉक की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। तो जनरली शॉक को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, आपको इतना याद रखना है। फर्स्ट है नॉन प्रोग्रेसिव या फिर इनिशियल या फिर कंपनसेटेड स्टेज, सेकेंड है प्रोग्रेसिव या फिर डीकंपनसेटेड स्टेज, और थर्ड है इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। तो जैसे कि हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं कोई भी एक डिसीज पहले साध्य होती है, फिर नेक्स्ट या पे कृच्छ साध्य असाध्य इस कंडीशन में क्रिएट होती जाती है, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो इसी तरीके से शॉक की स्टेजेस को भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन प्रोग्रेसिव या फिर इनिशियल और कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक। ये फर्स्ट कंडीशन है जब हमारी बॉडी एक मेटाबॉलिक अटेम्प्ट करेगी शॉक से लड़ने का या उसको मिनिमाइज करने का। यदि इस कंडीशन में उस को ना रोका गया तो आगे इट लीड्स टू प्रोग्रेसिव और डिकम्पनसेटेड स्टेज। यहां पर कंपनसेशन विल बिगिन टू फेल, यानी कंपनसेशन रिफ्लेक्स फेल होने लग जाते हैं और कंडीशन वर्स होने लग जाती है। इसके बाद भी यदि प्रोलॉन्ग शॉक की कंडीशन बनी रहे तो लास्टली इट लीड्स टू इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी, जहां पर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन देखने को मिलती है और शॉक कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स्ड। लास्टली इट लीड्स टू डेथ। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपली द टाइप्स ऑफ शॉक। तो हम इसके 5 टाइप्स पढ़ते हैं: कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक और सेप्टिक शॉक। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है पहले हम इनकी जनरल मीनिंग समझते हैं, लास्टली हम इनकी डिटेलिंग पढ़ेंगे और पूरी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। फर्स्टली देखते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट होता है। हाइपोवोलेमिक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी प्रकार से वॉल्यूम का रिडक्शन या कमी आना, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, तो हाइपोवोलेमिक शॉक कहलाता है। न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक को हम कंबाइन भी पढ़ सकते हैं, ये एलर्जी की कंडीशन में क्रिएट होते हैं। फोर्थ है सेप्टिक शॉक, सेप्सिस या फिर सिस्टमिक इंफ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। जो मैं बोल रही हूं आपको वो बहुत अच्छे से समझना है। फेलियर ऑफ मायोकार्डियल पंप ड्यू टू इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज या फिर एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। मतलब किसी भी तरह से हार्ट में या मायोकार्डियल पंप में फेलियर हो जाना, वो किसी वजह से हो सकता है, या तो इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, किसी भी तरीके से अंदरूनी हार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, मसल्स डैमेज हो गई हो, या फिर एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन, बाहर से किसी भी कंप्रेशन के कारण हार्ट का जो पंपिंग प्रोसेस है उसमें डिफेक्ट आया हो, या फिर
ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टरीज, एओर्टा वगैरह में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ हो जिसकी वजह से ब्लड सही अमाउंट में फ्लो नहीं कर पा रहा, तो ये कंडीशन लास्टली लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। 40% केसेस में और उससे ज्यादा परसेंट के केसेस में लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये थी जनरल कंडीशन की किस वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। इसमें भी आप पैथोफिजियोलॉजी यही लिखेंगे कि फेलियर ऑफ मायोकार्डियल पंप ड्यू टू इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज, या फिर एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो। नेक्स्टली आपको एरो बनाकर लिखना है जिसके कारण स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर हुआ, इट लीड्स टू impaired tissue perfusion and that leads to cellular hypoxia and lastly cardiogenic shock। यानी आपको मीनिंग समझनी है और जो हमने जनरल पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी है आपको उसके साथ इसको कंबाइन कर देना है। तो ये था कार्डियोजेनिक शॉक। अब देखते हैं कॉजेस, क्या क्या कंडीशन में कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन के केस में जिसमें ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल हो जाता है, वेंट्रिकुलर रप्चर यानी हार्ट में जो 4 वेंट्रिकल्स दिए हुए हैं उनमें किसी भी वेंट्रिकल में रप्चर मिलना, एरिथमिया की कंडीशन यानी हार्ट बीट इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल हो जाना, कार्डियक टेम्पोनेट यानी कंप्रेशन ऑफ हार्ट ड्यू टू फ्लूइड कलेक्टिंग इन सैक सराउंडिंग हार्ट, हार्ट के आसपास जो सैक है उसमें किसी भी प्रकार से फ्लूइड कलेक्ट हो जाना और वो कंप्रेशन क्रिएट करे, जिसको हम एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन बोल रहे थे, उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। तो इस कंडीशन में होता यह है कि पीपी लो हो जाता है और लास्टली इट लीड टू कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस कंडीशन ये एक कंडीशन है जिसमें एक या उससे ज्यादा आर्टरी लंग्स की ब्लॉक्ड हो जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और लास्टली इट लीड्स टू कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये सारी कंडीशन थी कार्डियोजेनिक शॉक की। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि इसकी मीनिंग है ब्लड वॉल्यूम का कम होना। ये मोस्ट कॉमन शॉक है, किसी भी तरफ से इनएडिक्वेट ब्लड या प्लाज्मा वॉल्यूम हो जाए तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन आ जाती है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, ध्यान से समझिए। किसी भी तरीके से ब्लड वॉल्यूम या फिर प्लाज्मा वॉल्यूम शरीर में कम हो जाता है तो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम जो भी सर्कुलेशन में है वो भी कम होगा, जिसके कारण इनएडिक्वेट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स यानी वेंट्रिकल्स की फिलिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी, इम्प्रॉपर होगी। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस्ड होगा, जिसके कारण हाइपोपरफ्यूजन टू टिश्यू, जो मैंने आपको बताई जनरल फिजियोलॉजी हमको इंक्लूड करनी है, जो टिश्यू परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा। उसके बाद हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी और दैट लीड्स टू शॉक, यानी किसी भी तरीके से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो वेंट्रिकल में फिलिंग भी कम होगी, टिश्यू तक ब्लड कम अमाउंट में पहुंचेगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी और नेक्स्टली शॉक। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम किस तरीके से बॉडी में कम होगा, या तो ब्लड लॉस हुआ हो या फिर ब्लड के अलावा कोई और फ्लूइड का लॉस हुआ हो। तो ब्लड लॉस की कंडीशन होती है एक्सेसिव जीआई ब्लीडिंग यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ज्यादा अमाउंट में हुई हो, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म यानी एब्डोमिनल एओर्टिक में एन्यूरिज्म यानी ब्लॉकेज हो जाना, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लार्ज अमाउंट में ब्लीडिंग होना। तो ये ब्लड लॉस की कंडीशन थी। नेक्स्टली आता है नॉन ब्लड फ्लूइड लॉस, यानी ब्लड तो लॉस नहीं हुआ लेकिन कोई और फ्लूइड लॉस हुआ है, तो वोमिटिंग, डायरिया, बर्न या फिर ट्रॉमा की कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक देखा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। हम न्यूरोजेनिक शॉक और एनाफाइलेटिक शॉक की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सेम, यानी दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सेम ही बनती है लास्टली जाकर। पहले हम समझते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की मीनिंग क्या है। सबसे पहले न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है किसी भी तरीके से नर्वस सिस्टम में डैमेज हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई हो, या फिर ऑपरेशन के समय एनेस्थेटिक एक्सीडेंट हुआ हो, एनेस्थीसिया में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, उस वजह से न्यूरोजेनिक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। अब एनाफाइलेटिक शॉक देखते हैं, फिर दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सेम होगी। नेक्स्ट है एनाफाइलेटिक शॉक। इसमें होता है आईजीई मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको हम टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं।
मतलब किसी भी एलर्जिक कंडीशन में किसी को किसी चीज से एलर्जी है, किसी को मशरूम से एलर्जी होती है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, या फिर एनिमल्स के हेयर से एलर्जी होती है, उस वजह से उसकी बॉडी में शॉक क्रिएट हो रहा है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन चल रही है, उसके बाद शॉक क्रिएट हो रहा है, उसको हम एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। तो ये था न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेटिक शॉक। दोनों की पैथोफिजियोलॉजी कुछ इस तरीके से बनेगी कि या तो न्यूरोजेनिक शॉक हुआ हो या एनाफाइलेटिक शॉक हुआ हो। दोनों में सबसे पहले होता यह है कि सिंपैथेटिक वैसोमोटर इनपुट यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंटरप्शन देखा जाता है, जिसके कारण एक्यूट वैसोडाइलेशन की कंडीशन देखने मिलती है। वैसोडाइलेशन होगा तो हाइपोटेंशन क्रिएट होगी, यानी बीपी डाउन होगा, और नेक्स्टली इट लीड्स टू टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, यानी वही टिश्यू में ब्लड का अमाउंट कम मात्रा में जा रहा है, हार्ट रेट कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होगी, एंड नेक्स्टली इट लीड्स टू शॉक। दोनों में आपको यही लिखना है, डेफिनेशन लिख के लास्टली आपको ये पैथोफिजियोलॉजी न्यूरोजेनिक और एनाफाइलेटिक शॉक दोनों में लिखनी है। लास्टली आता है सेप्टिक शॉक। इसमें लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन यानी कि ऑर्गन फेलियर की कंडीशन देखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है पढ़ना क्योंकि जनरली अभी के केसेस में सेप्टिक शॉक बहुत ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। जो अभी हम कोरोना के केसेस देख रहे हैं उसमें भी इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक की कंडीशन होती है और लास्टली इट लीड्स टू डेथ। सेप्टिक शॉक में सर्कुलेटरी, सेल्यूलर या फिर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज देखी जाती है, जिसके कारण ग्रेटर रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी देखने को मिलती है। अब हम इसकी जनरल पैथोजेनेसिस समझते हैं। ये किसी भी वजह से हो सकती है, या तो माइक्रोबियल या फिर नॉन माइक्रोबियल। तो माइक्रोबियल में होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या फिर सुपर एंटीजन या टॉक्सिक शॉक, और नॉन माइक्रोबियल में ट्रॉमा, बर्न या फिर पैनक्रेटाइटिस। सबसे पहले मासिव आउटपोरिंग ऑफ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फ्रॉम इनेट एंड एडप्टिव इम्यून सेल्स। जैसे भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो वहां पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जनरेट होंगे फ्रॉम इनेट और एडप्टिव इम्यून सिस्टम से। वो पेरिफेरल वासोडाइलेशन की कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वस्कुलर लीकेज और वेनस ब्लड पूलिंग होती है। एंडोथीलियल का एक्टिवेशन होगा, डीआईसी यानी डिससेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन देखा जाएगा, ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी, देन इट लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया और परसिस्टेंट डेथ। यानी इसमें हो रहा ये है कि जैसे ही इन्फेक्शन बॉडी में हुआ तो इनेट और एडप्टिव इम्यून सिस्टम ने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज किए और उन्होंने जाकर वासोडाइलेशन की कंडीशन क्रिएट की है। इसकी वजह से जो बॉडी में हमने इसके पहले भी देखे कि हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन, यानी टिश्यू के पास जो ब्लड है वो कम अमाउंट में पहुंचेगा, और लास्टली इट लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड परसिस्टेंट डेथ। तो ये थी सेप्टिक शॉक की कंडीशन। अब हम देखते हैं कि सेप्टिक शॉक जनरली क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है, अबाउट 50%, और इंक्रीज इंसिडेंस ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होस्ट। लोगों में अभी हम कीमोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेसर या फिर एचआईवी इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सेप्टिक शॉक के केसेस भी बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म का यूज किया जा रहा है, जिसके कारण सेप्टिक शॉक की कंडीशन क्रिएट होती है। और मेनली ये इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फॉलोड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड फंगाई। सबसे पहले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन हुआ, लास्टली इट लीड्स टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड लास्टली सेप्टिक शॉक। तो ये थी हमारी सेप्टिक शॉक। पूरे पांचों टाइप्स आपको समझने हैं और जो जनरल पैथोलॉजी है उसको इसके साथ कंबाइन करना है। मॉनिटरिंग, हम कैसे शॉक का पता लगा सकते हैं, उसमें हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, ब्लड सीबीसी, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी, यूएस, सीटी स्कैन और एक्सरे। इन सबसे हम शॉक की कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बहुत बार पढ़ा कि हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है, हार्ट रेट कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होता है। तो ये सारी कंडीशन से हम शॉक का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अदर ट्रीटमेंट, या फिर हमको किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है। तो करेक्शन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, स्टेरॉइड जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिन, कैथराइजेशन,
नेजल O2, वेंटिलेटरी सपोर्ट, CVP लाइन, कंट्रोल ऑफ पेन, या फिर ICU की कंडीशन भी आ सकती है जिसको हम क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये था शॉक। यदि आपको ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप नेक्स्ट किस में वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।